बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं और वो है जी क्लास 10th की फिज़िक्स का लेक्चर होगा। चैप्टर नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम इन आपकी इस बुक को इसी महीने के अंदर अंदर इस सारे स्मार्ट सिलेबस को जो है वो हम फिनिश कर दें। तो आज मेरी कोशिश ये होगी कि हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि हमने इस चैप्टर को इस बुक को इस महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेने की, अगर सर पूरा चैप्टर करवाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आपने बस इतना ख्याल रखना है कि आप जो लेक्चर जो है वो ले रहे हैं वो आप एक बार में ना लें सारा। आप क्या करें कि आप अगर 15-20 मिनट का लेक्चर लिया, आपने आधे घंटे का लेक्चर सुना है, तो आप अगर थक गए हैं तो आप आराम से टांगे खोल कर सुकून से लेट जाएं। ठीक है, थोड़ी देर पबजी खेलें, गेम में खेलें, अपनी दोस्तों से सहेलियों से अपनी बातें शातें करें, ठीक है? तो उसके बाद फिर जैसे ही आप लोग फ्रेश हो जाए, खाना पीना खा के आंखें आप लोगों की खुल जाए, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, आराम से कंबल में बैठ के सुकून से फिर से लेक्चर सुनना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप लेक्चर जो है वो सारा सुन भी लेंगे और आप लोग थकेंगे भी नहीं। और जिन बच्चों का स्टेमिना अच्छा है और जो पढ़ाई में अच्छे हैं, मतलब माशाल्लाह सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन जिनका अच्छे होते हैं, लेकिन जिनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो अगर एक ही बार में लेक्चर में सुन ले तो वो उनके लिए फिर ज़्यादा अच्छे है, ठीक है? तो आज हम अपने पहले लेक्चर के साथ फिर 10th क्लास की फिजिक्स के साथ हाजिर हो गए हैं और हमारा जो पहला चैप्टर है आप सब उससे फेमिलियर हैं, जो आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, और वो है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है? अब इस चैप्टर के बेटा जी इस चैप्टर के आपके दो पोर्शन हैं। एक है वेव का वेव का पोर्शन जो इसका सेकंड पोर्शन होगा, और इसका जो पहला हाफ पोर्शन है वो इस चैप्टर का सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। ओके, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़नी है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आप लोग जो है वो पहले ही फेमिलियर हैं, क्योंकि आप लोग जो है उन्होंने आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपकी 9th क्लास का चैप्टर था जिसमें आपने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, उस टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर आपने वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि ऐसी मोशन जिसमें हमारी बॉडी अपनी ही मीन पोजीशन पे अपनी एक फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, ऊपर नीचे आगे पीछे अपनी फिक्स पोजीशन के अबाउट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो उसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। या आपके पेज नंबर 2 पे सबसे ऊपर वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। और बेटा वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है बच्चों? तो ये तो हमने डेफिनेशन जो है वो 9th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो आपको पेज नंबर 15 जो आपकी समरी लिखी हुई है उस समरी के सबसे ऊपर आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। बड़ी ही सिंपल और आसान सी डेफिनेशन वो कहते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं वैसे बताऊं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दरअसल है एक वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सिर्फ उन बॉडीज के अंदर होती है जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और वो उसी पॉइंट के आगे पीछे ऊपर नीचे जो है दाएं बाएं टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ जो है वो मोशन करती रहती है, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, मोशन कभी तेज हो जाती है, मोशन कभी कम हो जाती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो कहता है जी कि इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है वो हमारे तय किए गए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी इट मींस कि उतना ही उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। सो दैट मींस कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और कहता है जी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी जो लास्ट लाइन है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा कि ये उसने क्या बात लिखी है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की। लेकिन हमारा जो इस वक्त हमारा पहला जो इस वक्त टॉपिक है वो हमारा मैथ स्प्रिंग सिस्टम, और यहाँ हमने गलती की हुई है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 नहीं है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है? हमारा जो बेटा पहला टॉपिक है वो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम का, ठीक है? मैथ स्प्रिंग सिस्टम, ओके जी, ये हमारा पहला टॉपिक है जी मैथ स्प्रिंग सिस्टम का। हमने करना क्या है जी, इसमें
इसको एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरह से वाइब्रेटरी मोशन करती है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास हम यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम को हम समझेंगे कि उस डायग्राम में वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसके बाद हम उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे जो हमारी बाकी यहाँ पर मौजूद होगी। तो बेटा जी हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे तकरीबन 3 तरह की डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, लीजिए एक हमने ये सरफेस बना दी। ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे हम एक दूसरी डायग्राम बनाते हैं। ले जी ये हमने एक डायग्राम बना दी, ले जी ये आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डायग्राम इसके नीचे बनाएंगे। ले बच्चों ये डायग्राम हमने इसके नीचे बना दी। ले जी ये डायग्राम जो है वो इसके नीचे बन चुकी है। अब हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग लगाएंगे। ये आ जाएगा ये स्प्रिंग जो है कि हमारी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है, और इसके एक हिस्से को हमने एक बॉडी के साथ रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है इसको यहाँ पर, और जो ये हमारा और उसके दूसरे हिस्से के साथ हमने कोई ब्लॉक या कोई मैथ का ब्लॉक जो है वो हमने उसके साथ बांध दिया है, अटैच कर दिया। हमने क्या करना है बेटा, ये जो है ये यहाँ से ये जो आपकी बॉडी है ये इसकी मीन पोजीशन है यहाँ से, जिसको हम मीन पोजीशन ओ का नाम देंगे। ठीक है, ये आपकी पोजीशन है जी ओ। ओके, ये पोजीशन ओ का नाम दे दिया जो कि इसकी मेन पोजीशन है, जिसके अबाउट इसने टू एंड फ्रो मोशन करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, यानी कि हम जो क्या करेंगे यहाँ से इस तरफ हम ये फोर्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमारे ये जो लूप्स हैं इनमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, इनके दरमियान जो गैप है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इनके दरमियान ये गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ले जी ये हमने गैप क्या किया, बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने गैप जो है वो यहाँ से बढ़ा दिया। अब हमारे पास क्या आ गई, एक नई पोजीशन आ गई, और इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं, ये जो हमारे पास एक नई पोजीशन आई है इस पोजीशन को हम नाम देते हैं जी कि ये हमारी ए पोजीशन है। और यहाँ पर हम इसको एक और पोजीशन में लेके आते हैं, उसमें हम थोड़ा इसको कंप्रेस कर देंगे। ये हमने इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया और यहाँ पर ये एक नई पोजीशन बन गई इसकी, जिसको हमने एम कह दिया। ओके, इट मींस कि यहाँ से एक नई पोजीशन इसकी बनी, और उस पोजीशन को हमने क्या नाम दे दिया, बी पॉइंट का नाम दे दिया। देखिए बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम इसको यहां से पकड़कर थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट जो है कवर कर रहा है। यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर दिया है एक्स के साथ। अब वो कहता है जी जैसे ही आप इसको यहां पर लाकर पकड़ेंगे, आपने पकड़ा हुआ इसको, यहां से हमने इसको छोड़ दिया। बेटा ये वाली जो चीज है, ये जो आपकी ओ है, ये इस वक्त क्या है, आपकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये मीन पोजीशन है। ये आपकी कौन सी होगी, ये बेटा जी आपकी है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जैसे हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, वो उसका हाईएस्ट पॉइंट जहां तक वो पहुंच जाता है। यहां पर इसी तरह से ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी इसकी क्या है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है जी, ये मैंने EXT लिख दिया, तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन ही है। ले जी दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो है वो हमारे पास यहाँ पर बन गई। अब होगा क्या यहां से कि जैसे ही आप इसको यहां पर लाकर छोड़ देंगे तो ये दोबारा किस तरफ आएगा, दोबारा पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी कि फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगी। तो जब ये दोबारा पीछे की तरफ आ रहा है तो बीच में इसकी ये मेन पोजीशन आ गई, लेकिन वो ये कहता है कि यहां पर ये बॉडी नहीं रुकेगी। उसकी वजह ये है क्योंकि जब जैसे ही ये पीछे आएगा तो इसके अंदर इनर्शिया मौजूद होगा, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि इनर्शिया एक रेजिस्टिव फोर्स है जो हमारी लगाई हुई फोर्स की मुजाहमत करेगी, उसको अपोज करेगी। हम चाह रहे हैं कि बॉडी यहाँ रुक जाए, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चली जाएगी। जैसे ही वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि वो यहाँ से कहाँ आ जाएगी, पहले O से A की तरफ गई, A से O, और फिर O से कहाँ चली जाएगी, B की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर जब पहुंचेगी तो इधर एक और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी, जिसको हमने B का नाम दे दी। जैसे ही वो यहाँ पर आएगी, यानी कि फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ इस तरफ, यानी कि फोर्स हमारी लगी इस तरफ, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची तो वो दोबारा किस तरफ चली गई, अपनी मीन पोजीशन पर चलेगी। यानी कि घुमा फिरा कर क्या हो रहा है कि आप इसको चाहे एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले जाए,
चाहे आप इसको एक्सट्रीम पोजीशन बी पर ले जाए, जैसे ही ये अपनी टू एंड फ्रो मोशन करके रुकेगी, ये कहां पर आकर रुकेगी, अपनी मीन पोजीशन पर रुकेगी। ठीक है, अब आप लोगों ने एक पढ़ा हुआ है यहाँ पर लॉ, जिसको हम कहते हैं, यहां मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7, जहां आपने यंग मॉडुलस से पहले हुक्स लॉ एक पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 के एंड में 9th क्लास के अंदर। और हुक्स लॉ यहां पर हमें क्या कहता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो माइनस है ना, ये माइनस हमें क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो करता है हमें ऑपोजिट डायरेक्शन को। क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने की वजह यह है कि अगर हम यहां पर गौर करें, मैंने अभी आपसे कहा कि चाहे हम फोर्स इस तरफ लगा लें, चाहे हम फोर्स इस तरफ लगा लें, बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। हम फोर्स आगे लगा रहे हैं, छोड़ दिया, बॉडी पीछे आ गई। हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, जब हम इसको छोड़ेंगे बॉडी आगे जाएगी। तो ये जो नेगेटिव यहाँ पर यूज हुआ, ये किस वजह से यूज हो रहा है? ये यूज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। अब अगर मैं यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या होगी, ये x डिवाइड का मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, और ये माइनस मैं इधर लगा दूंगा। बेटा ये जो k है, इस k को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसको कहा जाता है। और बच्चे याद रखना है, यहां पे हम लिखेंगे इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ये स्टिफनेस पे डिपेंड करती है। स्टिफनेस पे डिपेंड करने का मतलब क्या है? स्टिफनेस का मतलब यह है कि आपका स्प्रिंग जो है वो कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है। क्योंकि स्प्रिंग जितना हार्ड होगा, हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। स्प्रिंग जितना सॉफ्ट होगा, हमें उतनी ही कम वैल्यू लगानी, उतनी ही कम फोर्स लगानी पड़ेगी उसको आगे ले जाने के लिए। ठीक है, तो उतना ही उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड किसके पे करती है? स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है स्टिफनेस पे, स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। और याद रखना है कि इसका अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि आपके स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो बेटा उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर जो है इसका यूनिट होता है। ले जी, यहां तक तो बात हमारी हो गई क्लियर। अब हमने ये पढ़ा हुआ है, एज वी नो दैट F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूं इस पूरे को, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि इस वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो जब हम 1 के अंदर इसको पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा k इज इक्वल टू माइनस ma ओवर x। अब अगर मैं यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहूं, तो बच्चे x जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां रह जाएगा माइनस ma, ये m जो है यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू के एक्स ओवर m, और इस माइनस को आप दूसरी तरफ लगा दे, a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m x। जी हमने क्या किया, माइनस को लगा दिया दूसरी तरफ। अब जरा गौर करें, यहां पर हमने कहा कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। अब इसका मतलब ये है कि जब इस बॉडी को आप आगे ले जाएं, आप इस बॉडी को पीछे ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह ये है क्योंकि मैथ तो चेंज नहीं होता। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मैथ जो है आप उसको कहीं भी ले जाएं वो चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम एवरीवेयर। तो यहां से k की कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है k भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होगा। इट मींस कि ये दोनों वैल्यूज ही यहां पर क्या है, ये वाली दोनों वैल्यूज ही हमारे पास इस वक्त क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, अक्सर हम क्या करते हैं कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं। अब हम इस कांस्टेंट को हटा के यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये माइनस आपका एज इट इज रहेगा। अब बेटा जी गौर करें, हमने एक चीज डेफिनेशन में पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी मैंने कहा कि माइनस क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। तो इसका मतलब
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन का मतलब यह है कि इस बॉडी को चाहे आप आगे ले जाएं, इस बॉडी को चाहे आप पीछे ले जाएं, इसने एंड कहां पर होना है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही होना है। यानी कि इसका फोकस जो है वो इस वक्त अपनी मीन पोजीशन है। आप इसको आगे लेके जाएंगे, छोड़ेंगे वो पीछे चला जाएगा, आप इसको पीछे लेके जाएंगे, छोड़ेंगे वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये चीज क्या शो करती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है बच्चों, ये चीज शो करती है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। चल, अब एक चीज इसमें रह गई है, याद रखना बेटा, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि जब भी किसी बॉडी को हम हाइट पे फेंकते हैं तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वो एक लम्हे के लिए रुक जाती है। इसका मतलब अपनी जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसका मतलब यहां पर भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी होगी 0। ठीक है, लेकिन जब वो अपने इस मीन पोजीशन पर वापसी की तरफ आएगी तो इस वक्त वेलोसिटी इसकी होगी, यहां से इसकी वेलोसिटी होगी जी मैक्सिमम अपनी मीन पोजीशन पर। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हम बॉडी को जब ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती जाती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो जैसे ही वो उसकी सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां होगी, जब वो जमीन पर टकराएगी, इट मींस कि अपनी मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब सवाल ये है कि अगर वेलोसिटी यहां पर 0 है तो फिर यहां पर कोई ना कोई ऐसी फोर्स, तो देखे ना मैंने कहा फोर्स पीछे की तरफ, तो यहां पर कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो मौजूद है ना जो इसको पीछे की तरफ लेकर आ रही है। तो कौन सी फोर्स है? जब हमने उस केस में किया था, जब हम बॉल को ऊपर फेंक रहे थे तो जहां जाकर वेलोसिटी 0, तो कौन उसको नीचे लेके आता है, ग्रेविटी। यहां पर ग्रेविटी वाला सीन नहीं है, यहां पर जो फोर्स इसको पीछे की तरफ पुश करेगी, सॉरी पीछे की तरफ पुल करेगी, पीछे की तरफ, तो उस फोर्स को हम यहां पर नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का। और यहां से इसका मतलब यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपकी होगी मैक्सिमम, और यहां पर भी रीस्टोरिंग फोर्स इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट यहां पर इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, 0। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी बॉडी एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर ले जाने के लिए पुल या पुश करती है। और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ किन बॉडीज में होती है, जो आपकी वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं। वाइब्रेटिंग बॉडीज के अंदर ये खासियत मौजूद होती है कि उनके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको पीछे की तरफ पुश करती है, सॉरी पुल करती है, और जब वो पीछे चली जाए उसको आगे की तरफ पुश कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसका एक चक्कर कैसे मुकम्मल होगा कि हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, एक है जी बी, ओ और पोजीशन ए। इसका मतलब जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे, पहले वो ओ से ए की तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है, फिर वो वापस ए से ओ की तरफ आएगी, फिर यहां नहीं रुकेगी, फिर यहां से ओ से बी, और फिर दोबारा बी से ओ की तरफ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपना एक चक्कर, अपना एक साइकिल जो है वो आसानी से कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, तो बस यही आपने देखना है। तो पहले ये मेन पोजीशन पे थी, आगे लेके गए, यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो गई, हमने इसको छोड़ा, वो आ गया पीछे। मेन पोजीशन पे क्यों नहीं रुका, इनर्शिया की वजह से वो चला गया पीछे की तरफ, एक और अपनी नई एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ, और यहां पर वेलोसिटी फिर से 0 आ गई, रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम आ गया। अब रीस्टोरिंग फोर्स को आगे की तरफ पुश करेगी, जैसे वो आगे की तरफ पुश करेगी तो वो अपने ओ पे आ जाएगा दोबारा से, फिर इस तरह से ये मोशन चलती रहेगी और आखिरकार वो कहां रुक जाएगा, 0 पे, सॉरी अपनी मेन पोजीशन पे। अब बेटा जी एक यहां पर एक वर्ड होता है जिसको हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड उसे कहते हैं जी अपनी एक वाइब्रेशन को, किसी भी बॉडी की अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यहां पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो है जी 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जी ये फॉर्मूला कैसे आया यहाँ पर। बेटा अभी तक आपका यहाँ पर इस फॉर्मूले का सिलेबस में सिर्फ नाम है, इसको प्रूव नहीं किया गया। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहां पर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। यहां पर आपने सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होगी, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल, यानी कि अपने एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइम पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो अगर किसी ने कुछ नोट करना है इसमें से तो कर लें,
फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो टॉपिक हमने किया वो था आपका मास स्प्रिंग सिस्टम। तो अब हम अपने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है, वो है जी आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। बेटा इसमें को बहुत सारी लंबी चौड़ी समझने वाली बातें नहीं है, सारा कुछ वही है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर भी टू एंड फ्रो मोशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन होगी, बैक एंड फोर्थ मोशन होगी। इसकी भी दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, एक मीन पोजीशन होगी। वही काम यहाँ पर होगा कि जी एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो है और उसके बाद मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स जीरो है। ठीक है, सारी बातें जो है वो वैसे की वैसे ही चलेंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने एक चीज़ समझनी है कि आपके यहाँ पर उसने वेट के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। इसमें जो पीछे वाला टॉपिक और इस टॉपिक में फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो पीछे वाला टॉपिक था उसको हमने इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के ऊपर मैस को रखा हुआ था, तो वहां पर हम सिर्फ उसको पकड़ के आगे लेके जाते थे तो वो छोड़ते थे, तो वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता था। लेकिन वहां पर कोई भी एंगल नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम इस पेंडुलम को ऊपर से सस्पेंड करेंगे और अलग से लटकाएंगे, तो जब यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से मूव करेगा और इसके यहाँ पर एंगल बनेगा। ये भी यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। देखिए बेटा कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये बनाएंगे इधर, ठीक है, ये आ गया, ये एक पेंडुलम बना दिया हमने, ये एक हमने बॉब लटका दिया, इसको जरा अच्छे तरीके से सही तरह बना लेते। ठीक है जी, ये जी हमने एक बॉब लटका दिया जो आपका मेटल का, ब्रास का, किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। आपने क्या करना है कि ये इसकी क्या है, ये वाली जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। ओके, उसके बाद क्या होगा कि आपने इसको पकड़ना है और यहाँ पर इस पॉइंट पर लेकर आना है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि बॉडी जो है वो अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ आ जाएगी। ये पोजीशन इसकी, चलो मीन पोजीशन नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पोजीशन इसकी ओ पोजीशन है। ठीक है, ये ओ पोजीशन है, ये इसकी ए पोजीशन है। और यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये बॉडी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, और ये क्या है आपकी बी पोजीशन। अब बेटा देखिए अगर हम यहाँ से गौर करें तो इसका ये जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे जो बॉडी का वेट है वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड है। ये टेंशन फोर्स है और ये वेट फोर्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो अपनी मीन पोजीशन पर इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो वेट है और टेंशन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक्शन रिएक्शन जब इक्वल हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो बॉडी आपकी बैलेंस रहती है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो इसका वेट यहाँ पर तो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन टेंशन जो है वो इधर अपवर्ड है, लेकिन ये दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है। और ये इसकी लेंथ L है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, एक एंगल यहाँ पर बनता है। अब होगा क्या, वो कहते हैं जी कि यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो उसने यहाँ पर काम किया है, यहाँ पर वो कहते हैं जी इधर अब हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या है, mg है। और यहाँ पर वो कहते हैं जी आपका जो वेट है वो mg cos थीटा है। जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यहाँ से इस तरफ एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और यहाँ आते हुए इसका जो वेट है वो mg sin थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका वेट mg sin थीटा होगा। अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि ये mg cos थीटा और mg sin थीटा ये यहाँ पर कैसे आ गए हैं। ओके, क्योंकि हमने ये देखना है वेट तो है, वेट तो हर तरफ है, इधर cos थीटा इधर sin थीटा क्यों है। जी तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपका mg sin थीटा और mg cos थीटा किस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है। देखिए बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका जो x एक्सिस है उसके साथ हमेशा जो है वो जी cos थीटा आएगा और जो आपका y एक्सिस है उसके साथ हमेशा यहाँ पर sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, और cos थीटा और sin थीटा आएगा। तो अब हम अगर यहाँ पर देखें और इधर यहाँ पर मैं कोई x एक्सिस और y एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर जी ये x एक्सिस और y एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ से अब क्या होगा कि अगर मैं देखूं कि जी हमने पेंडुलम को ये लटकाया है इस तरीके से, ये लटका दिया जी हमने पेंडुलम को यहाँ नीचे तक लटका दिया है। हम क्या करते हैं जी पेंडुलम को इस पोजीशन पर ले जाते हैं। ठीक है,
हम पेंडुलम को जब इस पोजीशन पर लेकर आए हैं तो मेरे बच्चों यहाँ से आप गौर करें कि इस वक्त ये जो आपका पेंडुलम है ये कौन से एक्सिस के ऊपर आ चुका है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ चुका है। और मैंने अभी आपसे कहा कि एक्स एक्सिस पे क्या यूज होता है, हमेशा cos थीटा यूज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसका वेट तो होगा, लेकिन वेट के साथ साथ उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा आएगा। लेकिन बच्चों यहाँ से जब हम इसको छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त क्या होगा कि यहाँ से बॉडी जो है वो पीछे की तरफ आ रही है। अब आप गौर करें कि बॉडी जब पीछे की तरफ आ रही है तो वो कौन से एक्सिस के ऊपर आ रही है, वो आ रही है जी वाई एक्सिस के ऊपर। अब वेट इसका यहाँ पर तो होगा, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर आने की वजह से इसके साथ क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये क्या है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वजह से यहाँ पर वहां पर आपका mg cos थीटा बनता है, यहाँ पर आपका mg sin थीटा बनता है, ठीक है। तो वो वाई एक्सिस की तरफ आता है। और उसी तरीके से बेटा जो हमने बस यही दो चीजें हमारी बातें हमारी समझने वाली थी। अब यहाँ पर जो हमारी जो मेन चीज है वो जो लास्ट चीज रहेगी जो वही है जो हमारी पता है जी, यहाँ पर जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है वेलोसिटी 0 और आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगी। उसी तरह जब वो पीछे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, लेकिन आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पर 0 होगी। फिर वो इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुकेगा और अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर अगेन वेलोसिटी 0 हो जाएगी और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसी तरीके से बेटा सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन इसके जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जी 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो इसका मतलब ये है जी कि ये इसका फॉर्मूला है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस चीज पर डिपेंड करता है, तो बेटा याद रखना है कि लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ पर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जी की वैल्यू कांस्टेंट है और 2 बाई भी कांस्टेंट है। इट मींस कि लेंथ या कम लेंथ को कम या ज्यादा करने से पेंडुलम के टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इसके मैथ को कम या ज्यादा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो उसके फार्मूला में मौजूद नहीं, ठीक है। तो इट मींस कि यहाँ से लिखा जा सकता है, एक नोट लिखा जा सकता है, और वो नोट क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, द टाइम पीरियड of simple pendulum, the time period of simple pendulum is independent from mass। कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मैथ से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि आपके इस फॉर्मूला के अंदर मैथ जो है वो मौजूद नहीं है। और बेटा जी ये टॉपिक आपका शुरू हो रहा है पेज नंबर 4 से सिंपल पेंडुलम को, और आपने करना कहाँ तक है, यहाँ पेज नंबर 5 पे आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला नजर आ रहा है इसका, और उसके नीचे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन नजर आ रही है। तो बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है वो आपने चैप्टर नंबर आपके जो पेज नंबर 15 पे भी आपने पढ़ी, जो कि आपके पहला समरी का जो पहला पॉइंट है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है जो कि पेज नंबर 5 पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये करना चाहें तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं करना चाहते तो आप वो दूसरी डेफिनेशन को भी कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसको शुरू से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक आपने इसको करना है, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला तक, और उसके बाद आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिख देती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि अगर वो कहता है जी डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन सिंपल पेंडुलम, तो फिर आपने इसको टाइम पीरियड के फॉर्मूला तक ही लिखना है। या मेरा आपको मशवरा यही होगा कि जैसे मर्जी सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन आ जाए या मैथ स्प्रिंग सिस्टम का आ जाए, तो पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखें और उसके बाद फिर आप इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम कुछ 2-4 डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। तो उस डेफिनेशंस को मैं पढ़ने तो इस वजह से जा रहा हूँ, आपके सिलेबस में शायद नहीं है, लेकिन पढ़ मैं इस वजह से रहा हूँ क्योंकि इन्होंने आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उनमें यूज़ भी होंगी। सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन है वो है वाइब्रेशन की। तो वाइब्रेशन की बेटा बड़ी सिंपल से यहाँ पर डेफिनेशन है। वाइब्रेशन हम कहते हैं जी, वाइब्रेशन का मतलब है वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल, यानी कि वन कंप्लीट साइकिल का मतलब वन कंप्लीट वाइब्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए ना, यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास पॉइंट O, इधर है पॉइंट A, इधर है पॉइंट B, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा पॉइंट जो है वो O से A की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने पहले इसको O से A की तरफ लेके आए, जब हमने इसको छोड़ा तो A से O की तरफ आया, और जब वो यहाँ पर नहीं रुका तो फिर क्या हुआ, O से
बी की तरफ चला गया, और उसके बाद जब वो यहाँ पर वापस आएगा बी से, तो यहाँ पर उसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप और वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है वो टाइम पीरियड की है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको बता दी थी। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। वो कहता है जी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, कि एक सेकंड में होने वाली जो वाइब्रेशंस हैं उनको हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और याद रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने हमेशा। तो एक सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की तादाद को हम क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी का। और इसके जो लास्ट डेफिनेशन है वो है बेटा एम्पलीट्यूड की, और एम्पलीट्यूड की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखेंगे जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एम्पलीट्यूड है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड है। अगर आप इसको यहाँ से बढ़ा देंगे डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। यानी कि आप मीन पोजीशन से जितना इसको दूर लेके जाएंगे, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन जितनी दूर बनाएंगे उतना ही उसका एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, कि अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का जो डिस्टेंस है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस आप बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा फटाफट नोट कर लें, कि कुछ नोट करना है तो फिर हम इसके बाद जो है अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा जी, तो नेक्स्ट आपका अब यहाँ पर टॉपिक है वो है वेव मोशन का। बड़ा सिंपल और आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वेव के बारे में बता दूं कि वेव जो है वो हम कहते हैं, वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, कि किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा कर देना। यानी कि अगर आपका जैसे पानी है, ठीक है, पानी जो है वो तालाब के अंदर सूखा हुआ आराम से पड़ा हुआ है। ठीक है, सूखा हुआ मैंने कह दिया, पानी जो है वो तालाब पे बिल्कुल रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो आपने क्या किया, उसके अंदर एक स्टोन फेंक दिया। जब आपने उसके अंदर एक स्टोन फेंका तो क्या हुआ कि उसके अंदर से कुछ वेव्स निकली जो स्टोन से दूर जा रही है। यानी कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि वो चीज़ जिससे आपने किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, उसके अंदर वेव प्रोड्यूस करवा दी है, उससे सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से हमेशा जो वेव हैं वो दूर जाती हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। वेव जो है वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से हमेशा फार अवे जाती हैं, दूर जाती हैं, उसके करीब नहीं आती। ओके, तो अब हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हमें अक्सर पूछी जाती है, और वो सवाल क्या होता है जी, सवाल यहाँ पर कोई एक बड़ा ना अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हमें, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जी वेव ट्रांसफर एनर्जी नॉट मैटर। ठीक है, और वो कहते हैं जी कि हमने इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई और आंसर, या जस्टिफाई हम इसे करें। वो कहते हैं जी कि वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करती है, मैटर को ट्रांसफर नहीं करती। तो हमने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर जस्टिफाई करनी है। अब आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है वो एक्टिविटी 10.2 के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो हम उसी को देखकर यहाँ पर चलेंगे कि हमारी एक्टिविटी 10.2 जो है वो क्या है। एक्टिविटी 10.2 में एक बड़ी सिंपल सी वो बात हमें कहता है, वो कहता है जी सपोज कर लें कि आपके पास जो है वो एक रोप है जिसका एक हिस्सा जो है वो आपने किसी रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया है, और दूसरे हिस्से को आपने अपने हाथ से पकड़ लिया। वो क्या कहते हैं जी कि आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक पॉइंट बना देना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे P, जिसको हमने नाम दे दिया।
वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि जैसे ही आप इसके ऊपर पॉइंट बनाएंगे तो आपने इसको पकड़ के यहाँ से एक जर्क देना है, इसको झटका देना है आपने। जैसे ही आप इसको झटका देंगे तो क्या होगा, बल्कि हम ना आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, उसने ना जो बॉडी है वो यहाँ के साथ यहाँ सस्पेंड की हुई है, तो चले हम इसको यहाँ से झटका दे लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको यहाँ से झटका देंगे तो इसके अंदर से एक वेव प्रोड्यूस होगी इस सूरत में। यहाँ पे हम एक और बना देते हैं, ठीक है। एक वेव प्रोड्यूस होगी इस सूरत में, ये ऐसे एक वेव प्रोड्यूस होगी, और इसके बिल्कुल नीचे पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर लगा दें, ठीक है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट बना दिया, जो पॉइंट हमने पहले बनाया हुआ था वो हमारा वैसे का वैसे यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब वो कहता है जी कि ये वेव जो है वो ट्रैवल करती हुई गई आगे की तरफ, ओके, यहाँ से गई आगे। अब ये क्या होगा, ये ट्रैवल करती हुई वेव जो है वो इस तरह से आगे बढ़ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट जो है वो फिर हम इसी के नीचे सीधा इधर लगाएंगे, यहाँ आपका पॉइंट P आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ से कि जैसे ही ये वेव आगे की तरफ निकलेगी, इसकी एक फिगर हम यहाँ बना लेते हैं कि यहाँ से क्या होगा जी, आपकी जो वेव है वो बढ़ते 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 वेव जो है वो इधर आगे चलेगी, ठीक है। अब वेव तो आगे चलेगी, लेकिन हमारा जो पॉइंट हमने रस्सी के ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर लगाया था वो पॉइंट हमारा वही का वही रह गया, ठीक है। और इसकी अगर मैं एक और पिक्चर बना दूं, वैसे बुक पे तो 4 ही है लेकिन 5वीं का यहाँ पर बना दी जाए तो क्या होगा कि जब वेव वहां से टकराएगी तो फिर जब पीछे की तरफ वापस आएगी तो कुछ इस तरह से आएगी, ऐसे ऐसे वेव वापस आएगी, ठीक है। और इस पॉइंट को हम फिर वैसे उधर का उधर ही यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉइंट P आ जाएगा। तो इस एक्टिविटी में हम एक चीज का अंदाजा ये लगा रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट P है वो वही का वही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ना, आपने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने जो चीजें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर मैं इस बोर्ड को उठा के वो जो मेरे सामने दीवार है मैं उसके साथ लगा दूंगा तो क्या ये एनर्जी लिखा हुआ जब बोर्ड को मैं उधर लगाऊं, क्या ये एनर्जी उड़ के यहाँ पे आ जाएगा? नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर मगनातीस तो लगा नहीं हुआ जो इसको उठाकर यहाँ पर पहुंचा देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जो हम अपने मसल्स की जो एनर्जी हमने उसको जर्क देने में प्रोवाइड की, उसने क्या किया, सिर्फ मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, मीडियम के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन पैदा करवा दी, जिसकी वजह से उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो गई। और वो वेव जो है हमारी एनर्जी को लेकर आगे की तरफ चलती जाएगी, लेकिन एनर्जी को लेकर तो वो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन मैटर हमारा आगे नहीं जाएगा। अगर मैटर के मॉलिक्यूल्स आगे जाते, सॉरी हमारे मॉलिक्यूल्स जो है बॉडी के वो आगे जाते, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो भी साथ साथ आगे चलता जाता वेव के। तो यहाँ से हमें क्या अंदाजा हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ, हमारी वेव जो है वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन इस मैटर को उठाकर आगे की तरफ नहीं लेकर जा सकती। तो ये हमारा आंसर है, और ये आपका जो है पेज नंबर 7 पे एक्टिविटी 10.2 जो है वो आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी, वहां पर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे आपको डेफिनेशन नजर आ जाएगी वेव की, ठीक है। तो वेव की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम व्हिच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ भी हमने यही बात की कि जैसे ही हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एक वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होगी तो वो बॉडीज जो है वो वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगी। तो कहते हैं जी अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगी। अच्छा बेटा जी, उसके बाद हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा बड़ा आसान सा टॉपिक है, वो कहता है जी टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में जब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो बेटा जी टाइप्स ऑफ वेव्स में हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं। एक वो वेव्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और दूसरी वेव्स हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है बच्चों। दो तरह की वेव्स हमारे पास होंगी, एक होंगी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। अब फर्क क्या है इन दोनों में बच्चे, याद रखना है कि जो मैकेनिकल वेव हैं इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है। और ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये कहते हैं जी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। तो यहाँ पर कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन में हमने इसमें नहीं जाना, हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो वेव्स
जिनको ट्रैवल करने के लिए, अपनी प्रोपगेशन के लिए, अपना काम करने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, उन वेव्स को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स का। फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स। अब जाहिर सी बात है, वाटर एक मीडियम है, तो अगर वाटर के अंदर आपने वेव्स प्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसके बाद मेरी आवाज़ जो है वो आपके कानों तक इस वजह से पहुंच रही है क्योंकि आपके और मेरे दरमियान जो है वो इस वक्त मीडियम है। और मीडियम कौन सा है? एयर है। मेरे माउथ से निकलने वाले जो एनर्जी है वो मेरे माउथ के करीब एयर के मॉलिक्यूल्स को मिली, और जब वो एनर्जी उनको मिली तो क्या हुआ कि वो एनर्जी ट्रैवल करते हुए आपके कानों तक पहुंच गई। इट मीन्स कि मेरी आवाज़ मुझ तक भी आ रही है और आप तक भी जा रही है। तो उसके बाद इसका मतलब साउंड वेव्स, वाटर वेव्स और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम मैकेनिकल वेव्स में दे सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया जाता है। तो ये बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है। और इसकी एग्जांपल में एक्सरेज आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो उसने लिखे हुए एक्सरेज है, हीट है, लाइट वेव्स है, टेलीविजन वेव्स है। उसके बाद यहाँ पर एक और एग्जांपल भी बन सकती है, रेडियो वेव्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है बच्चों, कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम, कि क्या मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में से पास कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो बेटा अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो आंसर इसका सीधा सीधा होगा जी, इसका आंसर मैं लिखूंगा जी नो, कि मैकेनिकल वेव्स जो है वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि वैक्यूम जो है वो खाली होता है। मतलब अगर जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, इस कमरे में हवा मौजूद है, इसलिए मेरी आवाज़ जो है इस मोबाइल तक गई है और मोबाइल से आपके कानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर इस कमरे को जिसमें मैं खड़ा हूँ या आप जिस कमरे में बैठकर लेक्चर को सुन रहे हैं, आपके उस कमरे को अगर वैक्यूम बना दिया जाए, यानी कि सारी हवा जो है वो बाहर निकाल दी जाए, तो आपको किसी भी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आपके और आपके मोबाइल के दरमियान का जो मीडियम है वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। और अगर मीडियम ख़त्म हो गया तो मोबाइल की आवाज़ जितनी ऊपर, जितनी मर्जी ऊंची कर लें, आप जितना मर्जी ऊंचा बोल लें, आपकी आवाज़ जो है वो कहीं भी नहीं पहुंचेगी, वहीं की वहीं वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आसानी से पास कर जाएंगी, लेकिन मैकेनिकल वेव उसके अंदर से पास नहीं करेंगी। ओके, तो चले मैं इसको रेज करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब हमने बात करनी है मैकेनिकल वेव्स पे, थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन हमने यहाँ पर करनी है। तो ज़रा फटाफट इसको देख लें एक दफ़ा, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा बेटा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स का। और इस वेव्स टाइप के अंदर आपने दो तरह की वेव्स के बारे में पढ़ना है। एक है आपकी जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरी आपकी जो है वो है जी आपकी कौन सी है जी? ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन बेटा याद रखना है कि इन दोनों वेव्स के नाम जो है वो इनकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि वेव ने किस डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया है, ठीक है। वेव ने किस डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो बेटा याद रखना है कि आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, जो आपकी एक वेव क्या है जी? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है जी। और दूसरी वेव्स आपकी कौन सी हैं जी? ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। दो तरह की वेव्स के बारे में आपने यहाँ पर डिस्कशन करनी है। अब इसमें अगर मैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करूँ यहाँ पर, तो बेटा जी याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा अलोंग द लेंथ होती है, ठीक है। वो हमेशा अलोंग द लेंथ होती है, यानी कि जिस डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ ऑफ द मीडियम, कि जिस डायरेक्शन में आपका मीडियम रखा हुआ है आपने, उसी डायरेक्शन में आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो फ्लो करेंगी। अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल बनाऊँ तो वो कहते हैं जी आपने क्या करना है कि एक स्लिंकी स्प्रिंग लेना है जो बिल्कुल ढीला होगा। स्लिंकी स्प्रिंग को आपने यूज़ करना है यहाँ पर। कहते हैं जी आपने करना क्या है कि ये आपने एक स्लिंकी स्प्रिंग ले लिया, ठीक है जी। ये जी हमारा एक स्लिंकी स्प्रिंग है, ले जी ये हमने एक स्लिंकी स्प्रिंग लिया हुआ है। और आपने करना क्या है कि इस स्लिंकी स्प्रिंग को आपने इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लेना है,
ठीक है। जैसे ही आप उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे, अब आपको पता है कि आपकी जो स्लिंकी स्प्रिंग है वो इस वक्त एक हॉरिजॉन्टल वे में पड़ा हुआ है, तो इट मींस कि इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, वेव की जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी आपकी अलोंग द लेंथ होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी। इट मींस कि आपने क्या करना है कि इसको आगे पीछे ऐसे मूव करवाना है इसको पकड़ के। जैसे ही आप इसको आगे पीछे की तरफ मूव करवाएंगे तो इसके अंदर जो है वो एक इस तरह की वेव पैदा होगी कि कुछ हिस्से स्प्रिंग के ऐसे होंगे जहां पर लूप्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब होंगे, कुछ हिस्सों में लूप्स एक दूसरे से दूर होंगे, कुछ हिस्सों में फिर करीब हो जाएंगे और कुछ हिस्सों में फिर दूर हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाला और ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर आपके पास लूप्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, और ये वाला जो आपका हिस्सा है या ये वाला जो आपका हिस्सा है जी, इसके अंदर जो लूप्स हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है। अब उसी तरह से जब इसके अंदर अगली वेव प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, जो इसकी अगली वेव है मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर वो कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ पर आपकी जो वेव जो आएगी वहां पर जरा कंप्रेस यहाँ पर बन जाएगी, लूप से एक दूसरे के करीब हो जाएंगी, यहाँ पर फिर खुली हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर फिर एक दूसरे के करीब हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि पहले जिस हिस्से पर लूप से एक दूसरे के करीब थी, अगले हिस्से में लूप से एक दूसरे से दूर हो गई। इसमें लूप्स दूर थी, यहाँ पर लूप्स जो हैं या अच्छा एक यहाँ पर दूर है लूप्स, ठीक है जी। और उसके बाद जब यहाँ पर हमने देखा तो इस हिस्से में लूप से एक दूसरे के करीब हो गई, यहाँ दूर थे तो यहाँ पर भी क्या हो गए जी, करीब हो गए। ठीक है। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि याद रखना है कि आपके इस हिस्से को, इसको, ठीक है, इस हिस्से को और इस हिस्से को, ये जहां पर लूप से एक दूसरे से दूर है, ठीक है, सॉरी करीब है, सॉरी एक दूसरे के करीब है यहाँ पर इस हिस्से पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो आपका हिस्सा है ये वाला, इन दोनों हिस्सों को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, कंप्रेशन का, ठीक है। इन दोनों हिस्सों का नाम दिया जाता है कंप्रेशन का, यानी कि स्प्रिंग के वो हिस्से, वो रीजन स्प्रिंग का जहां पर लूप्स जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो, उन हिस्सों को क्या नाम दिया जाता है, कंप्रेशन का। और लूप्स के वो हिस्से जहां पर क्या हो कि आपके जो लूप्स के वो हिस्से जहां पर लूप से स्प्रिंग के वो हिस्से जहां पर लूप से एक दूसरे से दूर हो, तो उनको कहा जाता है यहाँ पर रेयरफेक्शन, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है यहाँ पर, रेयरफेक्शन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब सवाल अक्सर आ जाता है कि जी हमारी अगर वेव है तो उसकी बेटा जी कोई ना कोई वेव लेंथ भी होती है। अब याद रखें कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या है कि आपकी जो वेव है वो किस सूरत में बन रही है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में बन रही है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेव बन रही है वो आपकी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सूरत में बन रही है। तो याद रखना है कि दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है ये इस लेटर से, और इसको पढ़ा जाता है लैम्डा। और इसके अंदर जो बी है आपका वो साइलेंट होता है, ठीक है, उसको नहीं हम पढ़ते। और उसके बाद दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या नाम देते हैं, वेवलेंथ का नाम देते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये तो बात हो रही थी हमारी कंप्रेशन की, लेकिन अगर ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, देखें ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है उसने। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, अलोंग द डायरेक्शन। अब अलोंग द डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि आपका जो मीडियम है वो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो वेव्स हैं वो भी हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूस हो रही है, और इसके अंदर कंप्रेशन बन रहे हैं, रेयरफेक्शन बन रहे हैं। तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान का डिस्टेंस भी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, और दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस के दरमियान का डिस्टेंस भी क्या होगा, वेवलेंथ ही होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव्स की, ठीक है, तो बेटा जी ट्रांसवर्स वेव्स में आपने याद रखना है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द लेंथ जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द लेंथ प्रोड्यूस होती है। मींस कि आपने करना क्या है, स्प्रिंग आपने यही लेना है, आपने उसको एक हिस्से के बांध देना है, आपने दूसरे हिस्से का, आप देखें सपोज करें कि मैंने क्या करना है, मुझे पहले यही डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली तो आप इसी को यहीं से समझे। पहले हमने क्या किया, लॉन्ग द डायरेक्शन, तो इसको आगे पीछे ऐसे मूव करवाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ये अलोंग द लेंथ नहीं होगा, अब ये परपेंडिकुलर टू द लेंथ होगा, तो इसका मतलब हम इस तरह से ऐसे वेव प्रोड्यूस करवाएंगे उसके अंदर,
ठीक है, किस तरह से, ऐसे उसको पकड़ के ऊपर नीचे मूव करवाएंगे। तो जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे तो जरा गौर करें तो कैसी वेव यहाँ पर बनेगी। वेव कुछ इस तरह से बनेगी। स्प्रिंग के कुछ हिस्से जो है वो अपने मीन पोजीशन से नीचे होंगे और कुछ हिस्से जो है वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर होंगे। तो इस तरीके से बनेगी। ओके, और ये क्या है बेटा जी, ये इसकी एक मीन पोजीशन है। ठीक है जी, ये क्या है, इसकी मीन पोजीशन है। अब देखें कुछ हिस्से जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर है, कुछ हिस्से जो है वो मीन पोजीशन से नीचे हैं। तो बच्चे याद रखना है कि वो हिस्से जो मीन पोजीशन से ऊपर होंगे उनको कहा जाता है क्रस्ट, और जो नीचे की तरफ होंगे बच्चे उनको कहा जाता है ट्रफ कहा जाता है। अगर मैं इनकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑफ द मीडियम। यहाँ पे जो डेफिनेशन मेरे पास है वो क्या है जी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखनी है वो क्या है जी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, ठीक है, इन मीडियम इज कॉल्ड क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट की वैसे और भी बहुत सारी वर्डिंग में डेफिनेशन हो सकती है, और ट्रफ के लिए बेटा आपको यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख दी है, आपके ज़हन में अगर कोई और क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। दो तीन तरीकों से इसकी जो डेफिनेशन है वो आसानी से हो सकती है। तो बच्चे बस इतना याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में जो लॉन्गिट्यूडनल है वो अलोंग द लेंथ होती है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो इनकी वो अलोंग द लेंथ होती है, और इनमें कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन बनते हैं। दो कंप्रेशन के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ है, दो रेफ्रैक्शन के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो क्या है, रेफ्रैक्शन है। दो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है। और उसके बाद जब हम इसमें आ जाते हैं हमारी ट्रांसफर वेव्स में, तो ये तो अलोंग द लेंथ, ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसमें वहां पर तो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपकी क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे। तो उस डेफिनेशन में लोएस्ट पॉइंट लेके आप क्रस्ट के साथ साथ आप ट्रफ की डेफिनेशन भी कर सकते हैं, और अगर क्रस्ट और ट्रफ की आपने कोई और डेफिनेशन करनी है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लें, फिर हम अपने इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक करते हैं। जी बच्चों, तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह इस चैप्टर का आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और वो क्या है जी, आपका रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। बट एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आप जैसे देखिए ना, मैं क्या करता हूँ कि आपने स्प्रिंग को पकड़ा, उसको आराम से ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वेव जो है वो भी आराम से ट्रैवल करते हुए आगे जाएगी, उनकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी फोर्स पे डिपेंड करेगी कि हम उसको कितनी ज़ोर से हम उसको जर्क दे रहे हैं, कितना फोर्स हम उसको लगा रहे हैं, कितनी मस्कुलर एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़ी ज़ोर से ऐसे जर्क देते जाएंगे, उसको जर्क देते जाएंगे, तो उसके अंदर जो वेव की स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि वेव की हमेशा एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है। आप लोगों ने वेलोसिटी के एक बड़ी सिंपल सा एक पढ़ा हुआ है, क्या से कहते हैं फॉर्मूला। तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, जो भी लिखना है लिख लें, ओवर टाइम। इसको हम लिख सकते हैं जी v इज इक्वल टू डी ओवर टी, हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मतलब ये है बेटा, एक चीज याद रखें कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो असल में है क्या, वो असल में डिस्टेंस कवर कर रहा है। असल में वो क्या है, वेव की लेंथ है। कि वेव की लेंथ जो है ना बेटा, एक चीज याद रखें कि यहाँ से सपोज करें एक ये वेव मूव कर रही है, ठीक है, ये एक वेव मूव कर रही है, और दूसरी तरफ एक इस तरह से वेव मूव कर रही है। ले जी, ये वेव इस तरह से मूव कर रही है। बट एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है, ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस जो है, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर नीचे से देखें तो यहाँ पर भी वेवलेंथ बहुत कम है। अब इसको देख के ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो यहाँ पर वेवलेंथ है वो बहुत कम है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा है, अगर आप गौर करें यहाँ से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, असल में ये है क्या, हमने इसकी डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस। ठीक है, या लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ की जगह पे आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखा था, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ, या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड
वेवलेंथ। ये हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। अब इसका मतलब ये है कि ये वेवलेंथ असल में है क्या? वेवलेंथ असल में डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेवलेंथ की जगह पे आ जाएगा, सॉरी डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम है। टाइम है क्या? वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का टाइम है। अगर ये वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का टाइम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये दरअसल आपका क्या है? ये दरअसल आपका टाइम पीरियड है। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे उसने क्या लिखा, if time taken by the wave in moving from one point to another point is equal to its time period, यानी कि अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो उसको टाइम लग रहा है वो उसका क्या है? टाइम पीरियड है। अगर हम इस t की जगह पे कैपिटल T लिख दें तो बच्चे क्या होगा? v इज इक्वल टू, हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। और आपने क्या पढ़ा हुआ है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है? 1/t के इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये बेटा ये रिलेशन आप लोगों के पास आ गया जो हमने यहाँ से कहा था, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अगर नोट करना तो कर लें, फिर हम अपनी जो है वो आखिरी डिस्कशन यहाँ पर शुरू करें। अच्छा बच्चों, तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो उस चैप्टर में आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हैं, और वो टॉपिक आपके हैं जी, एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो टॉपिक, यानी कि सिंपल पेंडुलम और मैथ स्प्रिंग सिस्टम। उसके साथ साथ आपने वेव्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ वेव्स भी पढ़ी है आपने, और उनके दरमियान में रिलेशन भी पढ़ लिया। तो होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। बेटा याद रखिएगा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक ही बार में पूरा लेक्चर देख लें, आप वक्फे से भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर साल पढ़ा जाता है, सारी उम्र पढ़ा रहेगा लेक्चर, मैंने कौन सा वहाँ से डिलीट कर देना। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। सो बेटा मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।